हेलो बच्चों, आज हम उत्तराखंड बोर्ड का मैथ्स का पेपर सन 2019 का सॉल्व कर रहे हैं, 2019 का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। इसमें देखिए आपको टोटल 30 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सारे क्वेश्चंस क्या हैं, कंपलसरी हैं आपके। और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपके 1-1 मार्क्स के हैं। ये 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हो गए। और 11 to 15 जो आपके क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ये आपके 2-2 अंकों के हैं। क्वेश्चन नंबर 16 to 25 3 मार्क्स के हैं और 26 to 30 आपके 6 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हैं वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और आपको इंटरनल चॉइसेस कुछ क्वेश्चन में दी हुई है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। निम्न में परिमेय संख्या है। इन फॉलोइंग द रैशनल नंबर इज √3, √4, पाई एंड 2 + √5। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है √3 वो इरेशनल नंबर है। थर्ड ऑप्शन पाई आपको मालूम है इरेशनल नंबर है। फोर्थ ऑप्शन क्योंकि √5 इरेशनल है तो 2 + √5 भी इरेशनल होगा। लेकिन जो ऑप्शन यहाँ पर रूट टर्म तो है, लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो √4 = 2 होता है आपका 2। इसका मतलब ये जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है और √4 इज अ रैशनल नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि समीकरण युग्म 6x - 3y + 10 = 0 और kx - y + 9 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हों तो k का मान होगा। If the lines representing the pair of linear equations 6x - 3y + 10 = 0 and kx - y + 9 = 0 are parallel, then the value of k will be। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमें इक्वेशंस गिवन है वो लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारी 6x - 3y + 10 = 0 और kx - y + 9 = 0। अब इसे हम इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन ax + by + c = 0 से हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे क्या आएगा हमारा, a1 = 6, b1 = -3 एंड c1 = 10। इसी प्रकार से a2 = k, b2 = -1 एंड c2 = 9। अब अगर ये जो दो लाइंस हैं ये अगर पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब समांतर हैं, तो कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम पहला दो पार्ट लेके चलते हैं। a1/a2 = b1/b2, तो ये हो गया 6/k = -3/-1। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो सॉल्व करके हमारी k की वैल्यू आ गई 6/3 = 2। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा करेक्ट है। तो हम आंसर लिखते हैं कि 2 इज करेक्ट। हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। Which of the following cannot be the probability of an event? ऑप्शन है 1/3, 15%, -2 एंड 0.3। तो बच्चों जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, -2। तो हम अपना आंसर लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड पार्ट, -2 इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। मींस रेडियस r है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2πr² πr² एंड 2πr एंड πr। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको सर्कल का एरिया मालूम है क्या होता है, तो सर्कल का एरिया होता है πr²। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा करेक्ट है। तो हम अपना आंसर लिख लेते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है। मींस वृत्त के बाहर एक बिंदु है और उससे कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा एक सर्किल है और एक बिंदु P हमने सर्किल के बाहर लिया है। इस सर्किल से हमने टेंजेंट ड्रॉ की। तो देखिए हम एक सर्किल पर बाहरी बिंदु से एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स खींच सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है 2 वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3। तो जीरोस का मतलब होता है हमको इनके रूट्स निकालने या x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इक्वेशन दी है x² - 3 = 0। तो इससे हो गया x² = 3, या हमें x निकालना होगा यहाँ पे, तो x हो जाएगा ±√3। तो जो हमारे रूट्स हैं वो क्या आ गए, हमारे रूट्स आ गए √3 प्लस में और -√3। ये दो आंसर आ गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। If the nth term of an AP is 2n+3, find its 11th term। तो हमें 11th टर्म निकालनी है। तो पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि nवां पद मींस an = 2n+3 ये हमको गिवन है और हमको 11वां पद 11th टर्म निकालने मींस a11 = क्वेश्चन मार्क। तो जो हमारी इक्वेशन गिवन है उसमें हम n की जगह क्या लिख लेते हैं, 11 रख लेते हैं। तो a11 = 2 × 11 + 3 = 22 + 3 = 25।
इसका मतलब जो हमारी 11th टर्म आई A11, इसकी वैल्यू आ गई 25 और यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि tan A इक्वल टू cot B तो प्रूव दैट A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या गिवन है, tan A इक्वल टू cot B। यहाँ पर हम cot B को tan की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा में फॉर्म बदल जाते हैं, तो ये हो गया tan 90 माइनस B। अब दोनों एंगल हो गए tan के, तो इसका मतलब A जो है वो 90 माइनस B के बराबर है। B को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमको प्रूव करना था, हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक का मतलब मीडियन निकालना है, और नीचे आपको डाटा गिवन है, तो हम लिख लेते हैं कि जो हमें डाटा गिवन है वो क्या है, 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25 एंड 40। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि इन्हें हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे छोटा नंबर 20 है, उसके बाद 25, देन 28, देन 29, उसके बाद आ गया 33, देन 38, उसके बाद 40, 42 एंड देन 43। तो हमने ये डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। अब देखते हैं कि ये कितनी टर्म्स हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो इन्हें काउंट करेंगे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 टर्म्स हो गई, तो n इक्वल टू हो गया हमारा 9। 9 क्या है, ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर होता है तो हमारा मीडियन क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2th टर्म। अब n हो गया 9, तो 9 प्लस 1 बाई 2th टर्म हो गई, तो 9 प्लस 1 मीन्स 10, 10 बाई 2 मीन्स 5, फिफ्थ टर्म। तो जो फिफ्थ टर्म होगी वो हमारी मीडियन होगी, तो फिफ्थ टर्म हमारी 33 है, इसका मतलब हमारी मीडियन कितनी हो गई, 33 हो गई, और ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारे ट्रायंगल्स हैं उन ट्रायंगल्स की साइड S1 S2 है, और ट्रायंगल्स का एरिया A1 और A2 है। अब हमें इनके बीच में रिलेशन मालूम है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू S1 अपॉन S2 होल स्क्वायर होता है। अब हमें S1 अपॉन S2 गिवन है, रेशियो में गिवन है 4:9, हम लिख लेते हैं S1 अपॉन S2 इक्वल टू 4/9। लिख लीजिए 4/9 का होल स्क्वायर हो गया, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू 4 4 16 अपॉन 81। तो हमारे एरिया का रेशियो आ गया 16:81, और ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्विघात समीकरण 9x² माइनस 3x माइनस 20 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² माइनस 3x माइनस 20 इक्वल टू 0। मींस ये जो हमारी इक्वेशन है इसके मूल निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, या सिंपल कहें तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम शुरू कर देते हैं, अपनी इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले। तो ये इक्वेशन है 9x² माइनस 3x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब 20 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया आपका 180। अब 180 के दो पार्ट इस तरह से करेंगे कि सम और डिफरेंस -3 आ जाए, तो हमने 15 इंटू 12 भी हमारा 180 होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 9x² माइनस 15x प्लस 12x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x कॉमन लिया तो हमारा 3x माइनस 5 एक ब्रैकेट में बचा, और 4 कॉमन लिया तो 3x माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में बचा। 3x माइनस 5 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारा आया 3x प्लस 4। इसका मतलब ये हुआ कि या तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, या 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अगर 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब 3x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 5/3। इसी प्रकार से 3x इक्वल टू -4 हो गया, और x की वैल्यू -4/3 हो गई। तो हमारे जो रूट्स हैं वो क्या आ गए, 5/3 एंड -4/3। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 का और पार्ट करते हैं। इसमें है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78? तो हम लिखना शुरू करते हैं। तो हमारी जो AP सीरीज है वो क्या हो गई, 3, 8, 13, 18 डैश डैश 78। तो यहाँ पर हमें n निकालना है। तो जो पहली टर्म है वो 3 हो गई, कॉमन डिफरेंस d हो गया 8 - 3 इक्वल टू 5, और nth टर्म an इक्वल टू हो गई 78। अब nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 78 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 5, 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, 78 माइनस 3 75, और 5 आपका नीचे आ गया इक्वल टू n माइनस 1, और इसको हमने सॉल्व कर दिया तो हमारी n की वैल्यू आ गई 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी nth टर्म मीन 16th टर्म हमारी 78 है। ये हमारा आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, और जहां पर a प्लस b की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री के इक्वल या 90 डिग्री से कम है, और जो a है वो a से बड़ा है, ये हमें कंडीशन दे रखी है। तो a और b की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें पहली इक्वेशन दे रखी है tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, क्योंकि a प्लस b की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो हम अपना
टेबल से देख लेते हैं कि हमारी tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब यहाँ पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो tan a + b कितना हो गया, √3 की जगह हमने लिख दिया tan 60 डिग्री। इसी प्रकार से tan a - b = 1/√3 की जगह लिखिए tan 30। अब ये देखिए a + b और 60 क्या एंगल है और tan के एंगल है, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। अब ये दो इक्वेशन आ गई हमारी। अब हम इन दो इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर हमारा जो b है वो कैंसिल हो गया, तो 2a = 90 डिग्री और a = 45 डिग्री। अब a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। 1 है a + b = 60 डिग्री, तो b हो गया 60 - a = 60 - a हमारा 45 डिग्री आया, तो b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। तो इस प्रकार से एंगल a = 45 डिग्री एंड एंगल b = 15 डिग्री। हमारा इक्वेशन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O and prove that AO/BO = CO/DO। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा ये ABCD एक ट्रेपेजियम समलंब है जो कि हमारे O पे उसके जो डायगोनल्स हैं O पर मीट कर रहे हैं। तो हमको क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन ABCD is a trapezium, समलंब। ट्रेपेजियम को क्या कहते हैं, समलंब बोलते हैं। दूसरा हमको पॉइंट दे रखा है कि AB पैरेलल टू DC, जो AB है वो DC के पैरेलल है और जो डायगोनल्स हैं AC और BD वो O पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। ये चीजें हमें गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AO/BO = CO/DO। प्रूव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, डायग्राम में देखिए, और AC जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो एंगल बन रहा है एंगल OAB, ये जो डायग्राम में देखिए ये OAB, ये जो है ACD या OCD के बराबर है। ये कौन सा कोण हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, एकांतर कोण हो गया। अब फिर से डायग्राम में देखिए एंगल AOB जो है ये वाला एंगल ये COD के बराबर है, यहाँ पे लिख लेते हैं। और एक कौन सा एंगल हुआ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो अब हमारे ये जो ट्राइंगल हैं इनके दो एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमारे पास दो एंगल मींस एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों जो ट्राइंगल है AOB और OCD ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए। अब ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इसका मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो रेशियो में होंगी। तो हम क्या कह सकते हैं, AO/CO डायग्राम में देखिए = BO/DO। ठीक है, ये डायग्राम में देख लीजिए। DO को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो AO/BO = CO राइट साइड चला गया, CO/DO। और यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर अब 14 लेके चलते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 एंड 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 - 3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हमारे एक लाइन है, इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 - 3 एंड 8, 5। माना ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं और ये इस लाइन को 3:1 के रेशियो में कट कर रही है। तो हमने जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको x1, y1, x2, y2 नाम दे दिया और m1, m2 हमारा 3:1 हो गया। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि लेट x1, y1 = 4, 3, x2, y2 = 8, 5 और m1, m2 हमें गिवन है रेशियो में m1:m2 = 3:1। तो अब हमको x, y के वैल्यू निकालिए, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, तो x होगा m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, m1 3 हो गया, x2 हमारा 8 हो गया, प्लस m2 1 एंड x1 4 अपॉन 3 + 1। सॉल्व करके आया 24 + 4 अपॉन 4 = 28 अपॉन 4 = 7। इसी प्रकार से y हो गया m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 एंड y1 की वैल्यू -3 अपॉन 3 + 1। ये हो गया आपका 15 - 3 अपॉन 4। तो 15 - 3 हो गया 12, 12 अपॉन 4 = 3। तो इसका मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं p पॉइंट के वो क्या हो गए, x, y की वैल्यू कितनी हो गई, 7, 3। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, 52 पत्तों के अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वन कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। तो इसमें आपको बच्चों ये मालूम होना चाहिए पहले कि फेस कार्ड्स होते क्या क्या है। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। अब जो 52 पत्ते होते हैं वो दो कलर के होते हैं, रेड कलर के और ब्लैक कलर के। रेड कलर वाले भी 26 होते हैं, ब्लैक वाले भी 26। अब जो रेड कलर वाले होते हैं उसमें 13 तो जो होते हैं वो डायमंड मींस ईंट के पत्ते होते हैं और जो 13 पत्ते होते हैं वो हार्ट यानी पान के पत्ते होते हैं। इसी प्रकार से जो ब्लैक कलर के कार्ड पत्ते होते हैं उनमें जो 13 पत्ते होते हैं वो होते हैं स्पेड्स के, जिनको हम हुकुम के पत्ते कहते हैं। और इसी प्रकार 13 पत्ते हमारे क्लब्स के होते हैं, जिसको हम चिड़ी बोलते हैं। ठीक है, अब इनमें फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, ये तो हमारे अलग अलग हुए। 13 कार्ड के 4 सेट बन गए हमारे पास, ईंट, पान, हुकुम और चिड़ी। अब फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, फेस कार्ड होते हैं गुलाम,
क्वीन, किंग, है ना, गुलाम को गुलाम बोलते हैं, क्वीन रानी हो गई, किंग बादशाह हो गया। तो 3 फेस कार्ड हो गए, तो हर सेट में 3-3 हो गए, तो कुल फेस कार्ड हो गए 3 + 3 + 3 + 3 = 12। मींस टोटल हमारे फेस कार्ड कितने हो गए? 12 फेस कार्ड हो गए। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है रेड फेस कार्ड, जो लाल लाल तस्वीर जिसमें होती है। तो देखिए लाल वाले के 2 सेट हैं, ईंट और पान, तो 3 इधर हो गए, 3 ईंट के हो गए और 3 पान के हो गए, तो टोटल 6 फेस कार्ड हो गए हमारे रेड कलर के। तो अब हम लिख लेते हैं, तो रेड फेस कार्ड कितने हो गए? 6। इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी रेड फेस कार्ड की, रेड फेस कार्ड अपॉन टोटल कार्ड 6/52। इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया 3/26। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 का और पार्ट करते हैं, जिसमें एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले पासा के बारे में पता होना चाहिए, डाइस। तो आप जानते हैं कि डाइस में आपके कितने अंक लिखे होते हैं? 1 से लेकर 6 तक के डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जो पॉसिबल रिजल्ट है, पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, एक पासा फेंकने में, डाइस फेंकने पे क्या क्या आ सकता है? तो हमें मालूम है कि या तो 1 आएगा, या 2 3 4 5 6, इनमें से कोई सी भी एक साइड आएगी। तो ये कितनी बार कितने इवेंट्स हो गए? ये टोटल 6 इवेंट्स हो गए। नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स या संभव परिणाम, तो संभव परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब इसमें हमको ये देखना है कि सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, इवन नंबर्स। तो 2 4 6, तो ये हमारी सम संख्याएं हैं, तो इनके नंबर्स कितने हो गए? तो टोटल इवन नंबर्स कितने आ गए हमारे? सम संख्याएं 3 आ गई। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इवन नंबर सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी हो गई कुल सम संख्याएं अपॉन कुल रिजल्ट, 3/6 = 1/2। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। By using Euclid division algorithm, find the HCF of numbers 135 and 225. Hence find the LCM. Means आपको 135 और 225 का HCF और LCM निकालना है, और HCF पहले हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से निकालेंगे। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिख लेते हैं HCF 135 225 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, LCM 135, 225 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम यूक्लिड मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बिग नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, मींस 225 लेफ्ट हैंड साइड और 135 राइट हैंड साइड। अब इसमें मल्टीप्लाई बाय सम नंबर प्लस एडिशन ऑफ सम नंबर। अब ये कुछ नंबर ये है क्या, ये हम देख लेते हैं। तो C इक्वल टू होता है DQ प्लस R। तो जहां मैंने डैश लगाया है वो R हमारा होता है रिमाइंडर, जिसे हम बोलते हैं शेषफल, और जो Q होता है उसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट, या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं भाजक। तो यहाँ पर भाजक और हमारे शेषफल आएंगे। तो 225 में 135 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये जो 1 आया ये हमारा क्वोशिएंट हो गया और 90 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो हमने लिख लिया। अब 135 लेफ्ट हो गया और 90 राइट साइड में आ गया। फिर से 135 में 90 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये 1 क्वोशिएंट आ गया और 45 रिमाइंडर आ गया। तो इसको अब हम लिख लेते हैं 90 × 1 + 45। 90 लेफ्ट हैंड साइड आ गया अगेन, 45 राइट हैंड साइड। अब फिर से हम डिवाइड करेंगे, 90 में 45 से डिवाइड करेंगे, तो 45 2 90 मींस 2 हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब ये 0 से जस्ट पहले की जो डिजिट होती है, मींस ये 45 जो है ये हमारा एचसीएफ आ गया। तो इसलिए एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45 हमारा एचसीएफ आ गया। अब हमको एलसीएम निकालना है। तो हमको मालूम है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ 45 आ गया हमारा, एचसीएफ 45 आ गया है, इक्वल टू फर्स्ट नंबर 135, सेकंड नंबर 225। एलसीएम इक्वल टू 135 इंटू 225, और ये 45 हमारा डिवीजन में आ जाएगा। 45 से 225 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो अभी हो गया 135 इंटू 5, और ये सॉल्व करके आ गया 675। तो हमारे पास जो एलसीएम आया हमारा 675 आ गया और एचसीएफ हमारा 45 आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो बच्चे इसमें क्या कह रहा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो उसकी ऊंचाई है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये एबीसी में राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर बेस एबी को अगर हम बी मान लेते हैं तो हमारी जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर कम हो गई, मींस b-7, और कर्ण हमको 13 सेंटीमीटर दे रखा है हाइपोटेन्यूज। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 हो गया, परपेंडिकुलर b-7 हो गया, और बेस हमारा b हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब 13 का स्क्वायर 169, b-7 का होल स्क्वायर में a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ये हो गया b स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14b प्लस b स्क्वायर। सबको एक तरफ ले आए हम, तो ये हो गया हमारा 2b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, और 2b स्क्वायर माइनस 14b माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को में से हम 2 कॉमन ले लेंगे।
और ये 2 राइट हैंड साइड चला जाएगा तो हमारा हो गया बी स्क्वायर माइनस 7b माइनस 6b इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो 60 के 2 पार्ट करेंगे हम कि उसका सम और डिफरेंस 7 के बराबर आए। तो 60 को हम 12 × 5 कह सकते हैं और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमने लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस 5b माइनस 60 इक्वल टू 0। b कॉमन ले लिया, b माइनस 12 एक ब्रैकेट में आ गया प्लस 5 b माइनस 12 ब्रैकेट में आ गया इक्वल टू 0। b माइनस 12 कॉमन है, कॉमन ले लिया तो अंदर हमारा बचा b प्लस 5। इसका मतलब या तो इसका मतलब ये हो गया कि आइदर b माइनस 12 इक्वल टू 0 और b प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया हमारा। तो यहाँ से b 12 और माइनस 5 के बराबर हो गया। तो डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकते हैं, तो डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, मतलब b की वैल्यू माइनस 5 नहीं होगी। तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हमारी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमारा आंसर लिख देते हैं कि आधार हमारा 12 और लंब, अब लंब कितना आ गया, b माइनस 7 मींस 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी साइड्स आ गई हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सिद्ध कीजिए कि sin a अपॉन 1 प्लस cos a प्लस 1 प्लस cos a अपॉन sin a इक्वल टू 2 cos a, ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो sin a अपॉन 1 प्लस cos a प्लस 1 प्लस cos a अपॉन sin a। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस cos a इंटू sin a, हमारा एलसीएम आ जाएगा। न्यूमरेटर में आएगा sin a इंटू sin a sin स्क्वायर a और 1 प्लस cos a इंटू 1 प्लस cos a 1 प्लस cos a का होल sin स्क्वायर a, तो ऐसा ही आ जाएगा और डिनोमिनेटर भी हमारा ऐसा आ जाएगा। ये हमारा इतना आ गया प्लस अब 1 प्लस cos a होल स्क्वायर में हम a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 1 प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a। हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं साइड में, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है 1 प्लस 2 cos a अपॉन 1 प्लस cos a इंटू sin a। हमने साइड में लिख लिया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये रीजन लिखे हमने, ये लगाया हमने। 1 प्लस 1 2 हो गया हमारा, तो हो गया 2 प्लस 2 cos a अपॉन 1 प्लस cos a इंटू sin a। अब न्यूमरेटर से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचा हमारा 1 प्लस cos a अपॉन 1 प्लस cos a इंटू sin a। 1 प्लस cos a से 1 प्लस cos a कैंसिल आउट, 2 अपॉन sin a। तो अब 1 अपॉन sin a को क्या कहते हैं हम, cos a होता है 1 अपॉन sin a, तो ये हो गया 2 cos a। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया और यही हमको प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 का और पार्ट करते हैं। 15 cot a इक्वल टू 8, तो sin a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 15 cot a इक्वल टू 8 आपको गिवन है और sin a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम लिख लेते हैं, हमको गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8 एंड sin a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से cot a को लिख सकते हैं 8 अपॉन 50 और cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो ट्राइंगल की साइड हम किस तरह से शो कर सकते हैं, जो हमारा बेस है बेस को हम 8k कह सकते हैं और जो हमारा परपेंडिकुलर है उसको हम 15k लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस ट्राइंगल से हम राइट एंगल ट्राइंगल से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू आपकी 8k है और BC की वैल्यू 15k है। इनका स्क्वायर करेंगे तो 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर ऐड कर दिया तो ये आ गया आपका 289k स्क्वायर। तो हमको AC निकालना है, इसका मतलब 289k स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 289 का स्क्वायर रूट 17 हो गया और k स्क्वायर का k हो गया। तो AC की वैल्यू आ गई आपकी 17k। अब यहाँ से साइन की वैल्यू हम निकालेंगे। तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मींस लंब है 15k और हाइपोटेन्यूज कर्ण है 17k। सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 15/17। साइन की वैल्यू आ गई 15/17। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं कि दिखाइए कि बिंदु -2 1 2 -2 एंड 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। मींस ये जो पॉइंट्स गिवन है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम A B C मान लेते हैं, 3 पॉइंट्स ट्राइंगल के वर्टिसेस। तो A की वैल्यू -2 1, B की वैल्यू 2 -2 और C की वैल्यू 5 2 हो गई। ठीक है, तो तीन साइड क्या बनेगी इससे, AB BC और CA। अब ये ट्राइंगल के राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो लेंथ का फॉर्मूला मींस डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब यहाँ से हम d स्क्वायर निकालेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो गया x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो इसलिए हम तीनों साइड के स्क्वायर्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, 16 + 9 = 25 यूनिट। इसी प्रकार से BC स्क्वायर, तो ये देखिए B और C कितने हैं, B 2 - 5 हो गया का होल स्क्वायर और -2 - 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो सॉल्व करके आ गया 9 + 16 = 25 यूनिट। इसी प्रकार से CA स्क्वायर, तो 5 - -2 5 + 2 हो गया होल स्क्वायर एंड 2 - 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 115 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए जो आपका AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं तो
ये हमारा सी ए स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करेगा। ठीक है, तो हम निकालते ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 इक्वल टू 50 यूनिट, और सी ए स्क्वायर भी देखिए इतना ही है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू 50 यूनिट। तो इससे क्या हो गया कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर, और यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पॉइंट्स गिवन है ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। y के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2-3 और 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स दे रखे हैं, चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। ये हमने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है, इसमें p q पॉइंट्स हैं, p के कोऑर्डिनेट्स 2-3 हैं और q के कोऑर्डिनेट्स 10, y है। तो ये y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है और p q के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है। तो हम p के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x1 y1 और q को x2 y2। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो d स्क्वायर आ गया हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, d की जगह d की वैल्यू 10 यूनिट आ गई और x2 की जगह ये देखिए x2 है हमारा 10 और x1 है 2, और इसी प्रकार से y2 है हमारा y और y1 है हमारा -3। तो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 10 का स्क्वायर 100, 10 माइनस 2 मींस 8, 8 का स्क्वायर 64 और y प्लस 3 होल स्क्वायर मींस a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a प्लस b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। सबको हम राइट हैंड साइड ले चलते हैं। ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 माइनस 100 इक्वल टू 0 और y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो हम स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। तो 27 के दो पार्ट करेंगे, तो 27 के दो पार्ट हुए 9 और 3, 9 3 27 और इनका अगर डिफरेंस करें तो 6 के बराबर आता है। ठीक है, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y कॉमन आ गया, ये हो गया y ब्रैकेट में y प्लस 9 और यहाँ से हमने माइनस 3 कॉमन लिया तो हमारा ब्रैकेट में आ गया y प्लस 9। अब y प्लस 9 इधर भी है और इस साइड भी है, मींस ये हमारा कॉमन आ गया। तो y प्लस 9 हमने कॉमन लिया तो हमारा ब्रैकेट में बचा y माइनस 3। इसका मतलब ये हुआ कि या तो y प्लस 9 की वैल्यू 0 है या y माइनस 3 की वैल्यू 0 है। अगर y प्लस 9 की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब y की वैल्यू माइनस 9 है, और अगर y माइनस 3 0 है तो इसका मतलब y की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो अब हमारे पास y की जो वैल्यूज आ गई वो दो वैल्यूज आ गई, y की वैल्यू -9 और 3। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 का और पार्ट करते हैं। k का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a 2-3, b 4k और c 6-3 संरेखी हो, कोलिनियर हो। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना बिंदु a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 2,3 हैं, b x2 y2 4, k और c x3 y3 6, -3 है। तो सबसे पहले हम इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसमें हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमारा आ गया इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2k प्लस 3 प्लस 4 -3 प्लस 6 ब्रैकेट में 3 - k ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 2k प्लस 6 और फिर हमारा आ गया प्लस 4 -3 -6 हो गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे 6 3 18 -6k। अब k हम जोड़ लेते हैं तो 2k - 6k हमारा -4k के बराबर हो गया। बाकी प्लस 6 एक्स सच 4 × -6 इज -24 एंड प्लस 18। यहाँ से आपका 6 + 18 24 होता है, 24 - 24 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा ब्रैकेट में टर्म बची -4k और बाहर 1/2। तो सॉल्व करके आ गया -2k। अब अगर ये तीनों बिंदु हमारे पॉइंट्स एक लाइन में हैं, संरेख हैं या कोलिनियर है, तो तब हमारा ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि -2k कितना आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, या k की वैल्यू 0 होगी। तो जब हमारी k की वैल्यू 0 होगी तब ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे या एक रेखा में होंगे, या इसे बोलते हैं हम संरेख होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी, सी बी इंटू सी डी। ठीक है, तो एक हमारा ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एंगल एडीसी और बीएसी आपस में बराबर है, और आपको प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले अपना डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल एबीसी हो गया है, ये पॉइंट डी है, ए से डी को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर जो एंगल एडीसी है ये एंगल बीएसी के बराबर है। ये दो एंगल हमको गिवन है, ये बराबर है। तो हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। एक तो हमें ट्राइंगल एबीसी गिवन है, पॉइंट डी जो है वो लाइन बीसी पर है, और इस प्रकार से है कि जो एंगल एडीसी है वो एंगल बीएसी के बराबर है, ये हमको गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब हम प्रूव करना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल सी डी ए ये वाला ट्राइंगल लेते हैं इस ट्राइंगल में, और ट्राइंगल सी ए बी ये जो बिग ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में लेते हैं। तो इसमें एंगल ए डी सी ये वाला जो ट्राइंगल है ए डी सी ये एंगल बी ए सी के बराबर है, ये हमको गिवन है। दूसरा एंगल ए सी डी ये वाला ट्राइंगल
और जो बिग ट्राइंगल है उसका भी ACB आपस में बराबर है, क्योंकि ये कॉमन एंगल हो गया। अब किसी ट्राइंगल के दो एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो इसका मतलब हमारा तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। मींस एंगल ACAD इक्वल टू एंगल ABC, ये एंगल भी हमारा इक्वल हो गया। तो इससे क्या हुआ कि ये जो दोनों ट्राइंगल हमारे ट्राइंगल CDA और ट्राइंगल CAB ये हमारे सिमिलर ट्राइंगल हो गए। अब हमारे सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो उनकी साइड क्या होगी, रेशियो में होगी। तो CA अपॉन CD, पहले ट्राइंगल की साइड CA, दूसरे ट्राइंगल की साइड CD इक्वल टू CB अपॉन CA। अब इसको सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो CA इंटू CA, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, और ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। दी गई आकृति में एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है और आपको प्रूव करना है कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, मतलब आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एक सर्किल के चारों ओर, ठीक है, और AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम अपना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सर्किल है और ये सर्किल और ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है जो सर्किल को टच करते हुए है। ये इसके वर्टिसेस हो गए ABCD तो हमारे क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हो गए, और PQRS हमारे टेंजेंट पॉइंट्स हो गए, ठीक है, जो साइड्स हमारे सर्किल को टच कर रही है तो टेंजेंट पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पर since the tangents drawn from same external point are equal, तो हम क्या कह सकते हैं, मतलब कि एक बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। इसलिए AP, देखिए AP जो है ये AS के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ A से टेंजेंट डाला गया है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से BP होगा इक्वल टू BQ, ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B। इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से CQ इक्वल टू CR, CQ इक्वल टू CR, ये होगा टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C। थर्ड इक्वेशन, और यहाँ D पॉइंट से देखिए DR इक्वल टू DS, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D। फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इन चारों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने से लेफ्ट साइड हम ऐड हो जाएगी हमारी AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू राइट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएगी AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब AP ये देखिए और BP, AP और BP को हम क्या लिख सकते हैं, AB। इसी प्रकार से CR प्लस DR, CR प्लस DR को हम CD लिख सकते हैं, और यहाँ AS और DS को हम AD लिख सकते हैं, और BQ प्लस CQ को हम BC लिख सकते हैं। और ये हमको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 को ऐड करें तो हमारी फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। और if 3 is added to both the numerator and denominator, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, 5.6 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट द न्यूमरेटर इज x, अंश x है हमारा, और डिनोमिनेटर जिसे हम हर भी कहते हैं, हर का मान माना y है। तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y। हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करें तो हमारी इक्वेशन, हमारी फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। तो ये हो गया हमारा x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू 9/11, या हम लिख सकते हैं 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, और 9y को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। सॉल्व कर दिया, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम सेकंड कंडीशन लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड कर दे, मींस x अपॉन 3 अपॉन y प्लस 3, तो हमारी फ्रैक्शन बन जाती है 5.6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, और 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो दूसरी इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 11 एंड इक्वेशन नंबर 1 बाय 6। तो हमने लिख लिया, ये हो गया 66x माइनस 55y इक्वल टू -33। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 11 6 66 माइनस 9 6 54y माइनस इक्वल टू -24। सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाते हैं। तो 66 माइनस 66 कैंसिल आउट हो गया, ये -y इक्वल टू -9 और y इक्वल टू 9, y की वैल्यू 9 आ गई। अब हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो गया 6x माइनस 5 इंटू y, y की वैल्यू 9 इक्वल टू -3, तो 6x माइनस 45 इक्वल टू -3, और 6x इक्वल टू 45 माइनस 3 इक्वल टू 42। यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 42 बाई 6 में 7। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y।
और x की वैल्यू है हमारी 7 और y की वैल्यू है 9। तो ये हमारा फ्रैक्शन 7/y आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 का और पार्ट करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। फाइंड द नंबर्स। अब हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो लेट टू नंबर्स आर x एंड y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? ये देखिए, पहली कंडीशन है कि डिफरेंस 26 है। Is x minus y equal to 26? इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी कंडीशन यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। पढ़ लेते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो बिग नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मींस x इक्वल टू 3y। इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। अब इक्वेशन नंबर 2 से x की भी वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो गया 3y माइनस y इक्वल टू 26 और 2y इक्वल टू 26। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 26/2 इक्वल टू 13। अब जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x इक्वल टू 3 इंटू 13 इक्वल टू 39। तो हमारे जो दो नंबर है वो क्या आ गए? वन नंबर इज 39 एंड अदर नंबर इज 13। तो हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर जो अर्धगोला में हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर दिया है और एक आपका सिलेंडर दिया है, खोखला सिलेंडर है। और जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और ये जो वेसल है इस वेसल की कुल हाइट 13 सेंटीमीटर है। आपको इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना हेमिस्फीयर बनाएंगे, अर्धगोला बनाएंगे। ये अर्धगोला का शेप है और ये हमने इसका ऊपरी पार्ट बना दिया, व्यास है। ये खोखला अर्धगोला है, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर गिवन है। व्यास मींस डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ हॉलो स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक बेलन है, ये बेलन है। तो इस बेलन का या सिलेंडर का रेडियस भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और जो वेसल की टोटल हाइट 14 सेंटीमीटर दे रखी। तो ये हेमिस्फीयर की हाइट कितनी जाएगी? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस के बराबर है। तो हमारे सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 14 माइनस 7। तो 14 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमारे सिलेंडर की हाइट होगी। तो जो हमारा गिवन पार्ट है उसको हम लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सिलेंडर को बेलन कहते हैं और हेमिस्फीयर को अर्धगोला कहते हैं। अब हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। 14 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे? अगर हम दोनों हेमिस्फीयर और सिलेंडर के इनर सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारा वेसल का इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ हॉलो स्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2πr² और सिलेंडर का होता है 2πrh। इसमें हमने दोनों में r सेम लिखा है क्योंकि दोनों में रेडियस सेम है। 2πr हमारा कॉमन आ गया, ब्रैकेट में हमारा h प्लस r आ गया। यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने पाई की 22/7। r हमारा 7 है और h हमारा देखिए 6 और r 7 है। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 22 2 44 इंटू 6 + 7 13। और इसको सॉल्व करके आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। A motor boat whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 km/h है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल आपको ज्ञात करनी है। तो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले रफ में ये हमने धारा बना दी है, एक नदी है जिसमें पानी बह रहा है। ये बोट है, इस बोट की स्पीड है 18 km/h। ये धारा बह रही है x km/h की स्पीड से। अगर धारा की तरफ बोट बहती है तो ये डाउन स्ट्रीम कहलाएगा और डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 18 + x ज्यादा हो जाएगी। अगर ये विपरीत डायरेक्शन, धारा की बहने के विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी 18 - x km/h। तो ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। रुके हुए जल में बोट की स्पीड कितनी है? 18 km/h। ये हमको गिवन है। स्टिल मींस रुके हुए पानी में, स्थिर जल में। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x km/h। स्ट्रीम की स्पीड हमने x km/h मान ली है। अब स्पीड ऑफ बोट
अपस्ट्रीम जब धारा के विरुद्ध बह रही है, प्रतिकूल डायरेक्शन में बह रही है, तो क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, मींस 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इसी प्रकार से बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम जाने पर, डाउन स्ट्रीम मींस धारा के अनुकूल, जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है, पानी बह रहा है, तो ज्यादा हो जाएगी स्पीड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो टाइम क्या होता है, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम प्लस 1 आवर। तो डाउनस्ट्रीम धारा की तरफ बह रहे हैं हम, तो जल्दी ज्यादा हमारी स्पीड तेज होगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने में हमें समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारी कितनी है गिवन, 24 किलोमीटर गिवन है, तो इसलिए हम अपस्ट्रीम में अपने टाइम निकालेंगे, तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, डिस्टेंस 24 अपॉन स्पीड 18 माइनस x इक्वल टू डाउनस्ट्रीम में 24 अपॉन 18 प्लस x एंड प्लस 1, 24 अपॉन 18 माइनस x माइनस 24 अपॉन 18 प्लस x इक्वल टू 1, 24 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन 18 माइनस x माइनस 1 अपॉन 18 प्लस x इक्वल टू 1। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा कितना आ गया, 18 माइनस x इंटू 18 प्लस x इक्वल टू 1, और यहाँ पर आ गया 18 प्लस x माइनस 18 प्लस x, 18 से 18 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 24 इंटू x प्लस x 2x अपॉन यहाँ पे हम लगा देंगे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, तो a माइनस बी a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया 18 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अभी हो गया हमारा 48x, तो ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये कितना होगा, 18 का स्क्वायर 324 माइनस x स्क्वायर, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब 324 के दो फैक्टर करेंगे हम, ये हो गया हमारा 54 इंटू 6, और इसका डिफरेंस कितना होता है, 48 के बराबर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, ये हो गया x प्लस 54 एक ब्रैकेट में, और माइनस 6 कॉमन लिया तो x प्लस 54 दूसरे ब्रैकेट में, x प्लस 4 कॉमन हो गया हमारा, तो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और x माइनस 6 दूसरे ब्रैकेट में आ गया। अब यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 54 की वैल्यू 0 है या फिर x माइनस 6 की वैल्यू 0 है, और x इक्वल टू माइनस 54 हो गया और x की वैल्यू 6 आ गई। अब स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब स्पीड क्या हुई हमारी, 6 हो गई, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 का और पार्ट करते हैं। इसमें समीकरण के निम्न युग्मों को हल कीजिए, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर आपको ये दो इक्वेशन गिवन है और इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। चलिए हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल टू 30, और दूसरी इक्वेशन है 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस 2। अब हम क्या करते हैं कि 1 अपॉन एक्स को u मान लेते हैं और 1 अपॉन वाई को v मान लेते हैं। यहाँ से क्या हो गया, 2 अपॉन एक्स को हम 2u लिख सकते हैं, प्लस 3 अपॉन वाई को हम 3v लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन में 5 अपॉन एक्स को हम 5u कह सकते हैं और माइनस 4 अपॉन वाई को हम 4v कह सकते हैं। तो हमारी दो इक्वेशन आ गई। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो दूसरी इक्वेशन है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिख लेते हैं 5 to 10u प्लस 15v इक्वल टू 65 एंड 10u माइनस 8v इक्वल टू माइनस 4। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने में हमारे साइन रिवर्स हो जाते हैं, हमने साइन रिवर्स कर लिए हैं, तो अब हमारा 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 23v इक्वल टू 69 और v इक्वल टू 69 अपॉन 23 इक्वल टू 3। तो v की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या 2u प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13 और 2u इक्वल टू 13 माइनस 9। यहाँ से आ गई 4 और u की वैल्यू हो गई हमारी 2। हमारे u और v निकल गए, लेकिन हमें तो x और y निकालने हैं। तो हम u को हमने क्या माना था, 1 अपॉन x माना था, तो u की जगह हम 1 अपॉन x रख लेते हैं। तो 1 अपॉन x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार से v को हमने 1 अपॉन y माना था, तो 1 अपॉन y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से हमारे x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3 आ गई और ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हम अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना डायग्राम ड्रॉ करते हैं और ये हमारे ग्राउंड है। ग्राउंड में ये हमने 2 पॉइंट ले लिए। ये हमारा टावर हो गया ए बी, लिख लेते हैं ए बी क्या है, हमारे टावर है और इसकी हाइट हमें 50 मीटर दे रखी है। सी डी भवन है, बिल्डिंग है और इसकी हाइट हम h मान लेते हैं जो हमको फाइंड आउट करनी है। अब हमारे बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है और इसी प्रकार से मीनार के फुट से
बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन 30 डिग्री है। अब हमारे पास ये दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इनसे हम अब सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABC क्या परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हम बेस निकाल लेंगे। ठीक है, तो tan C इक्वल टू AB अपॉन BC। tan C हो गया 60 डिग्री, AB हमारा 50 हो गया, BC की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो BC tan 60 होता है √3, तो √3 इक्वल टू 50 अपॉन BC और BC इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल BDC। तो यहाँ पे क्या हो गया, tan B इक्वल टू CD अपॉन BC। B की वैल्यू 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू CD हमारा CDH है और BC अभी निकला 50 अपॉन √3। यहाँ tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3 इक्वल टू H अपॉन 50 अपॉन √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी H की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन √3 और 50 अपॉन √3 इंटू √3 3। यहाँ से इसे सॉल्व करके वैल्यू आ गई 16:2/3 मीटर। तो हमारी बिल्डिंग की जो हाइट है वो आ गई 16:2/3 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 16:2/3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। दी गई आकृति में किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि BD इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD, और आपको प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। In the given figure, the perpendicular drawn from the vertex A to the side BC of a triangle ABC intersects BC at D such that BD equal to thrice of CD and prove that twice of AB square equal to twice of AC square plus BC square। तो हम पहले अपना डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल ABC है और हमने वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर डाला है AD। अब हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AD परपेंडिकुलर टू BC और BD इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं अपनी। अब हम राइट ट्राइंगल ACD से में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम राइट ट्राइंगल ADB, अब राइट ट्राइंगल ADB में भी पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 2। इस इक्वेशन को दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 2AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर। अब हम AD स्क्वायर की जगह हम इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 से AD स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर। तो BD की जगह हम थ्राइस ऑफ CD लिख लेंगे, तो थ्राइस ऑफ CD का स्क्वायर हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 से। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ CD स्क्वायर प्लस इसको ओपन कर लिया तो ये हो गया 2 इंटू 9 CD स्क्वायर और 2 AC स्क्वायर माइनस 2 CD स्क्वायर प्लस 18 CD स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, अब 18 CD स्क्वायर में से माइनस 2 CD स्क्वायर चला गया तो ये आ गया 16 CD स्क्वायर और 16 CD स्क्वायर को हमने लिख लिया 4 CD का होल स्क्वायर और 4 CD की जगह हमने लिख लिया CD प्लस थ्राइस ऑफ CD। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस CD प्लस थ्राइस ऑफ CD हमें BD दे रखा है इक्वेशन नंबर 1 से, ये हमने लिख लिया। अब ये हो गया ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। अब डायग्राम में देखिए CD प्लस BD हमारा BC के बराबर है, तो ये हमने लिख लिया BC स्क्वायर। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर थी और ये हमको प्रूव करना था, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का हम और पार करते हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। तो वैसे तो इस बार के सिलेबस में ये वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the given triangle। तो हम अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 4, 5, 6 सेंटीमीटर साइड का एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की लाइन, बेस लाइन BC खींचेंगे। ये हमारे 5 सेंटीमीटर का हमने ये डॉट लगा दिया है और ये हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी है, नेमिंग कर दी BC। अब B पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का आर्क लेके हम आर्क बनाएंगे और इसी प्रकार से C पॉइंट से 6 सेंटीमीटर का कंपास लेकर हम C पॉइंट से कट मारेंगे। ये दोनों आर्क हमारे A पॉइंट पे कटे हैं और तो इसको हम इस पॉइंट को B और C से ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने ये ज्वाइन कर लिया और जहां पर ये दोनों पॉइंट्स मीट हुए हैं, दोनों लाइनें मीट हुई हैं, उन पॉइंट्स को हमने A नाम दे दिया। ये 4 सेंटीमीटर की साइड हो गई, ये 6 सेंटीमीटर की साइड हो गई। अब हमने B पॉइंट से एक स्लैंट लाइन खींची है जो BC लाइन से एक्यूट एंगल बनाते हुए है। अब हमें 2/3 बनाना है, जो ट्रायंगल बनाना है वो 2/3 होना चाहिए। तो इसका जो डिनोमिनेटर है BD लाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये B1 R हमने स्केल की मदद से हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जिसका जो लास्ट पार्ट है उसको हम C से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने B3 पॉइंट को C से ज्वाइन कर लिया।
अब हमें 2/3 पार्ट करना है, तो न्यूमरेटर में 2 है, तो दूसरे पार्ट से हमें B3C के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। तो इसके लिए पहले हम B3 से आर्क लगाएंगे और उसी कंपास से हम B2 पॉइंट से भी आर्क लगाएंगे। अब हम ये B3 एंगल मेजर करेंगे और जो B2 पॉइंट से हमने आर्क लगाया था उस आर्क से इसको हम कट करेंगे। हमने कट मार दिया। अब इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे और यह पॉइंट BC लाइन को C डैश पॉइंट पे कट करेगा। तो इस पॉइंट का नाम हमने C1 दे दिया। अब इसी प्रकार से हम CA के पैरेलल एक लाइन C1 A डैश खींचेंगे। तो हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे, एंगल नापेंगे और आर्क लगाते हुए C डैश पॉइंट से एक लाइन पैरेलल टू CA खींचेंगे। ये हमने लाइन खींच ली है, ये A डैश लाइन हो गई, A डैश पॉइंट हो गया। तो A डैश B C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब हम स्टेप्स लिख लेते हैं कि हमने ये किस तरह से ड्रॉ किया है, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की है BC 5 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमने B पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट किया और फिर हमने C पॉइंट से 6 सेंटीमीटर का आर्क कट किया। अब ये दोनों आर्क A पॉइंट पे मीट करे। इसके बाद हमने AB और AC पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया कि जो B पॉइंट था, D पॉइंट से हमने एक लाइन BD ड्रॉ की और इस BD लाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो 3 पार्ट्स क्या थे? B1, B1 B2 एंड B2 B3। अब B3 पॉइंट को हमने C से ज्वाइन कर लिया। B2 पॉइंट से हमने B3C के पैरेलल एक लाइन B2C डैश खींची। अब C डैश A डैश को हमने मिलाया। अब हमने C डैश A डैश AC के पैरेलल एक लाइन खींची। अब A डैश B डैश C डैश हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया। The radii of the ends of a frustum of cone 45 cm high are 28 cm and 7 cm. Find its volume and the curved surface area. एक शंकु के चिन्हक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 29। हमने ये डायग्राम बनाया है, ये हमारा फ्रस्टम है, शंकु का चिन्हक है, ये ग्लास शेप का होता है। तो जो नीचे का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊपर की त्रिज्या रेडियस 28 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट h = 45 सेंटीमीटर है। तो हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, h = 45 सेंटीमीटर, r1 अपर रेडियस 28 सेंटीमीटर, r2 7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करना है और कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम = 1/3 πh r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/3 × 22/7 × h 45 ब्रैकेट स्टार्ट, r1 28 का स्क्वायर हो गया प्लस r2 7 का स्क्वायर हो गया प्लस r1 × r2 28 × 7। 3 से 45 कैंसिल आउट हो गया, तो 22 × 15 330/7 और 28 का स्क्वायर 784, 7 का स्क्वायर 49 और 28 × 7 196। तो ये आ गया आपका सॉल्व करके 330/7 मल्टीप्लाई बाय 1029। 7 से 1029 कैंसिल होकर 147 आया, तो ये हो गया 330 × 147 और सॉल्व करके आया 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन = 48,510 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन = पाई r1 + r2 l। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे L निकालना पड़ेगा। तो L होता है √h² + r1 - r2 होल स्क्वायर, h है 45 और r1 r2 है 28 और 7। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 45 का स्क्वायर हो गया 2025 और 28 - 7 आ गया 21 का स्क्वायर। तो 2025 + 441 इसका अंडर रूट और ये आ गया आपका 2466 और इसका अंडर रूट करके आया 49.66 सेंटीमीटर। तो ये हमारा स्लांट लेंथ आ गई L 49.66 सेंटीमीटर। तो अब कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला लिख लेते, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 22/7 r1 + r2 28 + 7 और L हमारा निकला अभी 49.66। ये हो गया 22/7 × 35 × 49.66। 7 से 35 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 110 × 49.66 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका 5462.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन = 5462.60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया।
तो ये दोनों हमारे सॉल्यूशन निकल गए। अब हम इसका और पार्ट लेके चलते हैं। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. तो यहाँ पर हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए ये एक स्फीयर है, गोला जिसे बोलते हैं, और इसको पिघलाकर हमने एक सिलेंडर बनाना है। तो इसका मतलब दोनों में जो मटेरियल लगा होगा स्फीयर में और सिलेंडर में मटेरियल सेम होगा, इक्वल वॉल्यूम होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा सेम होना चाहिए। स्फीयर का रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है और जो हमारा सिलेंडर है उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इसलिए हमने रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल r इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल R मान लेते हैं इसको, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर हमें निकालनी है, तो मेरे क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि स्फीयर को पिघला के हमने सिलेंडर बनाया। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई कैंसिल हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4/3 r इज स्मॉल r इज 4.2, होल क्यूब आ गया, कैपिटल R इज 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू h। यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमने सॉल्व कर दिया और इस तरह से हमारे आई वैल्यू 4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1.4, इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका 4 इंटू 0.49 इंटू 1.4 और मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 2.744 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू अप्रॉक्स 2.74 सेंटीमीटर। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमको मोड निकालना है और यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने टेबल बनाई, ये हमारा वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल हो गया पहला कॉलम, और दूसरे कॉलम में हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बारंबारता भी कहते हैं। तो हमने टेबल एज सच ड्रॉ कर ली है। ये हम लिखते हैं 0 से 20 में फ्रीक्वेंसी 10 है, 20 to 40 फ्रीक्वेंसी इज 35, 40 to 60 फ्रीक्वेंसी इज 52, 60 to 80 फ्रीक्वेंसी इज 61, 80 to 100 फ्रीक्वेंसी इज 38 एंड 100 to 120 फ्रीक्वेंसी इज 29। ये हमारी टेबल बन गई। इसमें देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 61 है, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम F1 कहते हैं। इससे जस्ट पहली वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके क्लास इंटरवल को मॉडल क्लास कहते हैं, और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसको L1 बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे मोड निकालना है। तो मोड का फॉर्मूला लिख लिया, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पे L1 क्या निकाला हमने 60 है, F0 52, F1 61 और F2 38 हो गया। H हमारा क्लास इंटरवल का साइज हो गया, ये हो गया 20। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये मोड हो गया 60 प्लस 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 एंड मल्टीप्लाई बाय 20। सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया आपका 60 प्लस 9 अपॉन 122 माइनस 90 इंटू 20 हो गया 60 प्लस 9 अपॉन 32 मल्टीप्लाई बाय 20। ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 8 32, 4 5 20, तो ये हो गया 60 प्लस 45 अपॉन 8। तो 60 प्लस डिवाइड कर दिया 45 को 8 से, तो ये आया 5.625 और इसको ऐड करके आया 65.625। तो ये हमारा मोड आ गया और ये हमारा आंसर है।